अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में हुकूमत तश्कील देने वाज़े अक्सरियत हासिल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार का इंतखाब ना हो सका, जिसकी वजह से पीर की रात 8:30 बजे राजभवन में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हल्फबर्दारी की तकरीब लम्हे आखिर में मुलतवी कर दी गई। इब्तिदा में कांग्रेस ने आज रात गवर्नर के हाथों चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम के ओहदों के लिए राजदारी का हलफ दिलाने का फैसला किया था, लेकिन दिन में मुनक़िदा CLP के इजलास में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए उम्मीदवार का इंतखाब ना हो सका। ज़राए ने बताया कि गच्चीबौली के होटल में CLP का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें CLP लीडर को मुंतखब करने के लिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले 64 अरकान ने शिरकत की। CLP लीडर के इंतखाब के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार के अलावा तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और कुल हिंद कांग्रेस की जानिब से रवाना करदा मुबस्सिरीन भी मौजूद थे। उन तमाम की मौजूदगी में PCC सदर रेवंत रेड्डी ने एक सतरी करारदाद पेश की, जिसकी भट्टी विक्रमार्का और सीतक्का ने तायद की। मुंतखब अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर इस करारदाद को मंजूर करते हुए कहा कि CLP लीडर का इंतखाब कुल हिंद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के हवाले किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ वोटों की गिनती में कांग्रेस की कामयाबी के बाद आज CLP का इजलास मुनक़िद हुआ, जो तकरीबन 1 घंटा जारी रहा। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस के 9 मुंतखब अरकान ने असम्बली एक सतरी करारदाद मंजूर करते हुए मुत्तफ़िका पार्टी के लीडर के इंतखाब का इख्तियार खड़गे को दे दिया है। इस इजलास में पार्टी की शानदार कामयाबी पर तेलंगाना के अवाम से इजहार तशक्कुर किया गया। नहीं करना, आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। Today we had a meeting of the Congress Legislature Party of the newly elected members from the Congress Party. First, the Congress Legislature Party decided to thank the voters of Telangana for giving an opportunity to the Congress Party to serve them better with a good governance. The legislators thank the Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji, Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, and all the senior Congress leaders who came, campaigned, helped for them, and guidance and contribution to the development of the party in the campaigning. The third is that all the members of the Congress newly elected party unanimously resolved to authorize the AICC President Shri Mallikarjun Kharge ji to appoint the Congress Legislative Party leader. It was being moved by the PCC President Mr. Revanth Reddy, seconded by Patti Vikramaditya, Uttam Kumar Reddy, Damodar Raj, Komti Reddy, Sridhar Babu, Ponnam Prabhakar, Sitaka, Prem Sagar, Kondal Sureka, Pal Nayak, Tumala Nageshwar Rao, Mannotu Srinivas, Vedam Boja and Andi Srinivas. All these people seconded, and it was being proposed by our PCC President Mr. Revanth Reddy. This authorization will be sent to the AICC President Mr. Mallikarjun Kharge ji, and all of them decided whatever the AICC President and the High Command decide, we will go by the decision of the party. This is the latest information to all of you. तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद अब कानून साज काउंसिल इसके लिए चैलेंज से भरा हुआ है। ऐवान बाला में BRS का मुकम्मल गलबा है, जहां पर जीवन रेड्डी कांग्रेस पार्टी के वाहिद रुकन हैं। 40 रुकनी काउंसिल में गवर्नर के नामजद कोटे में से 2 सीटें खाली हैं। असेंबली के इंतखाबात में जिनके नताइज का गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया गया, उनमें काउंसिल के 4 अरकान ने कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में उन्हें काउंसिल की रुकनीत से इस्तीफा देना पड़ेगा। कानून साज असेंबली के कोटे से कडियम श्रीहरि, कौशिक रेड्डी, ग्रेजुएट के कोटे से पल्ला राजेश्वर रेड्डी, इदारा जात मकामी कोटे से के नारायण रेड्डी इस फेरिस में हैं। BRS के MLC के दामोदर रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस वक्त काउंसिल में मजलिस के 2 अरकान हैं, 1 रुकन BJP और 1 आज़ाद रुकन है। बाकी 28 का ताल्लुक BRS से है। 2025 तक दीगर MLC के ओहदे खाली होने का कोई इम्कान नहीं है।
गवर्नर के कोटे से खाली 2 सीटों के जल्द पूरे होने का इम्कान है। इस सूरत हाल में कानून साज काउंसिल कांग्रेस के लिए चैलेंज बन जाएगा। किसी भी इंतखाबात में सियासी जमातों के लिए वोटिंग का तनासुब यानी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अहमियत का हामिल होता है और मामूली वोटिंग का तनासुब में कमी या इजाफे से किसी भी जमात को इख्तिदार से बेदखल कर सकता है और किसी को भी इख्तिदार पर ला सकता है। रियासती असम्बली के लिए 30 नवंबर को होने वाली पोलिंग में बरसर इख्तिदार जमात BRS के मुकाबले में अपोजिशन कांग्रेस को सिर्फ 2.04% 2.04% ज़ायद वोट हासिल हुए, जिसके नतीजे में BRS को अपोजिशन का मौक़िफ़ मिला और कांग्रेस को मामूली वोट फीसद के तनासुब से इख्तिदार हासिल हो गया। बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने BRS से 4,78,379 वोट ज़ायद लेते हुए BRS से 25 ज़ायद सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। बताया गया कि इन इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 39.40% वोट हासिल किए, जबकि BRS को 37.35% वोट मिले। इस तरह 2.04% ज़ायद वोट हासिल करते हुए कांग्रेस ने 64 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि वोट के तनासुब में कमी होने की वजह से BRS को 25 सीटों से नुकसान उठाना पड़ा। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने आज दोपहर तेलंगाना भवन में पार्टी के अरकान असेंबली और अहम कायदीन के साथ इजलास तलब किया। इस इजलास में साबिक वज़रा, कई अहम कायदीन के अलावा MLC कविता भी मौजूद थी। इस इजलास में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किए जाने की इतलात है। इस इजलास के बाद BRS के नौ मुंतखब अरकान असेंबली और दीगर सीनियर कायदीन यरावली में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस पर पहुँचे और उनसे मुलाकात की। उस इजलास में भी मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 BRS रियासत की असल अपोजिशन का रोल अदा करेगी, ताहम पार्टी की तरफ से अपोजिशन कायद कौन होगा, ये बात सियासी हलकों में मौजूए बहस बनी हुई है। इस पर तजस्सुस भी देखा जा रहा है। एक गोशे का मानना है कि KCR ये जिम्मेदारी निभाएंगे, जबकि दूसरे गोशे का मानना है कि हरीश राव या फिर KTR अपोजिशन कायद होंगे। चंद्रशेखर राव असेंबली आएंगे या नहीं, इस पर भी तजस्सुस देखा जा रहा है। तेलंगाना की 2014 में तश्कील के बाद पहली मरतबा BRS असेंबली में अपोजिशन का रोल अदा करने जा रही है। सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसको एंड जेनको प्रभाकर राव ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पीर को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को मकतूब इस्तीफा रवाना कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेनको के डायरेक्टर अजय कॉरपोरेशन के उमूर के जिम्मेदार होंगे, जबकि C श्रीनिवास राव JMD ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के उमूर के निगरान होंगे। इंतखाबात में हुक्मरान BRS की शिकस्त के बाद प्रभाकर राव का इस्तीफा सामने आया, जिन्होंने घरेलू, तिजारती और ज़रई मकासद के लिए 24 घंटे बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा किया था। इसी दौरान KV रमनाचारी ने मुशीर कल्चरल एंड मीडिया के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। BRS हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बेशतर मौजूफ IAS ओहदेदारों को मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किया था। भद्राचलम के BRS MLA T वेंकट राव ने कांग्रेस में शमूलियत की इतलात की तरदीद करते हुए कहा कि वो हमेशा BRS में ही रहेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनकी कांग्रेस में शमूलियत से मुतालिक सोशल मीडिया की इतलात की तरदीद की। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया की उन इतलात में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने आदा किया कि वो BRS के सदर चंद्रशेखर राव की राह पर चलने के पाबंद हैं। तेलंगाना के कांग्रेस लीडर विवेक वेंकट स्वामी की कामयाबी पर निकाली गई रैली में BRS के कारकुनों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कांग्रेस के बाज़ कारकुन जख्मी हो गए। मंचिलियाल जिले के चेंदूर में इस वाक़े के नतीजे में कशीदगी देखी गई। ज़राए के मुताबिक कल शब निकाली गई इस रैली में कांग्रेस के कारकुनों पर लाठियों से हमला किया गया। जख्मी कारकुनों ने फौरी तौर पर इस बात की शिकायत पुलिस से की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हालिया तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में 7 हलकों से अपने उम्मीदवारों को मुंतखब करके पार्टी पर एतमाद का इजहार करने पर हैदराबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजलिस के कारकुनों की गैर मुतज़लज़िल लगन का भी एतराफ़ किया, जिन्होंने पूरी मुहिम में अनथक मेहनत की। असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि मजलिस अपोजिशन पार्टी के तौर पर तामीरी किरदार अदा करेगी। अभी टाइम है, आप देखिए क्या क्या होने वाला है, क्या होगा।
हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, राजस्थान में हो गए। और मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि मैं नहीं दिखा वहाँ पर, तब भी बीजेपी जीत गई। तो ये तो कैसे हुआ नहीं मालूम, क्योंकि हर बार बीजेपी जहाँ जीतती है तो हमको ये इल्ज़ाम लगाते थे, तो हम नहीं थे वहाँ पर। सर, आप हमेशा से बीआरएस के फ्रेंडली अलायंस रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, तो आपका उनके साथ किस तरह से रहेगा आगे का प्लान ऑफ एक्शन, या फिर किस तरह से आप उनके साथ भी फ्रेंडली अलायंस में रहेंगे क्या? अब इस इलेक्शन में तो हम मैं जो है तेलंगाना के इलेक्शन में 8 मुकामात पर मैं खुद पब्लिक मीटिंग किया था टीआरएस के लिए। 7 जगह पर बीआरएस जीत गई, 1 जगह पर कांग्रेस को, कहीं पर बीजेपी नहीं जीती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके इत्तला के लिए बोल रहा हूँ। तो इसका आप कई नतीजा निकाल सकते हैं कि सौदा हुआ नहीं हुआ, किससे हुआ नहीं हुआ, कौन पैसे दिया नहीं दिया। मगर हम तो पूरे इखलास के साथ ये कोशिश किए हैं, और आगे का क्या होगा कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, किस तरीके के हालात पैदा होंगे, कैसा होगा। अभी तो नई सरकार हुकूमत बनेगी और ज़ाहिर है हमको उनको टाइम देना पड़ेगा। नई गवर्नमेंट बनने के बाद उनको काम करने का मौका मिले, उसके बाद से हम देखेंगे। और मगर ये बात सच है कि हम एग्रेसिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और आवाम के जो मसाइल हैं उसको। बीएसपी के रियासती सरबराह प्रवीण कुमार ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस ने उनको शिकस्त देने के लिए खुफिया इत्तेहाद किया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस के कारकुनों ने कोटा, सिलसिला और कागज नगर में मराकज़ रायदही में बीएसपी के एजेंट्स को हलाकत खैज हथियारों से धमकाया, ये कहते हुए कि बीएसपी बहुजन तबकात की आवाज़ बन गई है। उन्होंने उनके साथ पार्टी को वोट देने वालों से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कैडर को तैयार करने और मुस्तकबिल के लिए पार्टी को मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि सिरपुर के अवाम ने उन्हें गोद लिया है, वो यहीं पर रहते हुए इलाके को दरपेश चैलेंजेस को हल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। పోరాటం చేస్తున్నది, వాళ్ళ దౌర్జన్యాలకు, దోపిడీలకు, వాళ్ళ కబ్జాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నది. మరి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కృషి వల్ల ఒక దుర్మార్గుడు, ఒక దోపిడీదారు, ఒక కబ్జాకోరు, అదేవిధంగా ఒక మరి ఈ ప్రాంతాన్ని నిరక్షంగా పాలించిన వ్యక్తి ఈరోజు ఓడిపోవడం జరిగింది. అది మరి ఈ ఓటమి అనేది, అంటే ఈ ఓటమికి కారణం సిర్పూర్ ప్రాంత ప్రజలు. బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కేవలం ఒక గొంతుకైందే తప్ప సిర్పూర్ ప్రాంతంలో ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి పల్లెలో కూడా ఈ నిరంకుశ పాలన పోవాలి, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నిరంకుశ పాలన పోవాలని చెప్పేసి ప్రజలందరూ అనుకున్నారు. సో అందుకొరకే ఆ వ్యక్తిని మరి చిత్తుగా ఓడించడం అనేది మీరందరూ కూడా చూసే ఉంటారు. సో అయితే మరి ప్రజలందరూ కొంత మాకు ఓటేసిన ప్రజలు, తర్వాత మేము గెలవాలనుకున్న ప్రజలు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చి మరి మాకు స్వచ్ఛందంగా ఏమీ ఆశించకుండా ఓటేసిన ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొంత నిరాశగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ నేను ఒకటే చెప్తున్నా, అది అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళకు ఒక ఆశ కూడా ఉంది. అంటే ఈ వాదం బతికింది, ఈ వాదం 3 నెలల్లోనే 46,000 ఓట్లు, 45,000 ఓట్లు తెచ్చుకున్నది. సో తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో మరి స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్లో కానీ, మరి మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్లో కానీ, ఇంకా రకరకాల ఎలక్షన్లో తప్పకుండా భారీ విజయంతో మళ్ళీ వాపస్ వస్తాం అన్న ఒక ఆశ, తర్వాత ఒక మొండి పట్టుదల ఈరోజు మా క్యాడర్ లోపల వచ్చింది. వాళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు. మరి అదేవిధంగా నేను సిర్పూర్ తాలూకా ప్రజలకు అందరికీ కూడా మరొకసారి హామీ ఇస్తున్నా, నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని వదలను. నేను మీ మధ్యనే ఉంటా, మీకోసమే ఉంటా. అదేవిధంగా ఈ కార్యకర్తలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులైనా, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులైనా నిర్భయంగా, నిస్సందేహంగా, నిర్మోహమాటంగా నా దగ్గరికి రావచ్చు. ఈ ఇల్లు నేను సిర్పూర్ ప్రాంత ప్రజలకే అంకితం చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళ కోసమే ఇక్కడ నేను ఇల్లు తీసుకున్నా. ఇది నా ఇల్లు కాదు, ఇది సిర్పూర్ ప్రాంత ప్రజలకి చెందుతుంది. అందుకొరకు మీ ఇల్లు స్వచ్ఛందంగా ఇక్కడికి రావచ్చు. एक खानगी ट्रैवल्स की बस को आग लग गई। ये नलगुना ज़िले में आज सुबह ये वाक़या पेश आया। दिलखराश हादसे में एक मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक हो गया। मालूम हुआ है कि मरीरगुड़ा बाईपास के पास शॉर्ट सर्किट के नतीजे में बस में आग लग गई। आग लगते ही मुसाफिरीन खौफ के आलम में बस से उतर आए, जबकि हालत नींद में एक शख्स बस में फंस गया था।
और झुलस जाने के नतीजे में उसकी मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से चिराला की सिम जा रही थी। बस में जुमला 39 मुसाफिरीन सवार थे। आग लगने के बाद फायर इंजन ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर आग बुझाई। मुताल्लिका पुलिस इस वाक़े की पूरी तहकीकात कर रही है। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह है। हिंदुस्तानी फिजाइया का PC-7 MK2 तैयारा जिले मेदक के तुपरान में गिर पड़ा। इस हादसे में तैयारे में सवार 2 पायलट्स हलाक हो गए। ये वाकया पीर की सुबह पेश आया। मकामी अफराद ने सबसे पहले मंजर देखा, जिनका कहना था कि एक बड़ी आवाज़ के साथ ये तैयारा ज़मीन से टकरा गया, जिसके साथ ही उसमें आग लग गई। मकामी अफराद की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया और मकामी अफराद को तैयारे के करीब जाने से रोक दिया। पुलिस ने हिंदुस्तानी फिजाइया के ओहदेदारों को इस वाक़े की इत्तला दी। इस तैयारे ने दुंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। मकामी अफराद ने कहा कि इस वाक़े में ये तैयारा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। हिंदुस्तानी फिजाइया की जानिब से इस वाक़े की वजूहात मालूम करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तानी फिजाइया ने बताया कि यह तैयारा मामूल की उड़ान पर था। रंगारेड्डी जिले के चेवल्ला मंडल के ओरेला के गुरुकुल स्कूल में लड़कियां बीमार पड़ गईं। इतवार की रात खाना खाने के बाद 16 तालिबात को उल्टियां हुई। खौफजदा तलबा ने वार्डन को इत्तला दी। वार्डन ने तालिबात को फौरी तौर पर मकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। जब हॉस्टल मुलाजिमीन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने शुबा जाहिर किया कि चूंकि इतवार का दिन था, इसलिए बच्चों के वालिदैन ने आकर उन्हें खाना खिलाया था, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। फिलहाल तमाम तलबा ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत मुस्तहकम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सरमाई तातीलात गुजारने के लिए हर साल की तरह इस साल भी जुनूबी हिंद में उनकी सरकारी क़यामगाह राष्ट्रपति नीलाम की आमद के पेश नज़र इमारत को आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा। सदर जमहूरिया मुख्तसर वक्त के लिए दिसंबर में यहाँ क़याम करेंगी, जिसके पेश नज़र राष्ट्रपति नीलाम को आवाम के लिए 11 था 25 दिसंबर बंद कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में जारी करदा बयान में मुकर्ररा तवारीख के दौरान इस इमारत को देखने के लिए न आने की आवाम से ख्वाहिश की गई। अब बात गाज़ा की। इसराइल और हमास की जंग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों में भी फैल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इतवार के रोज़ यमन के हौसी बागियों ने बहरे अहमर में 3 बहरी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। उनमें 2 इसराइली जहाज़ बताए जाते हैं। उनके नाम यूनिटी एक्सप्लोरर और नंबर 9 है। इसके अलावा यमन की हदीदा बंदरगाह से 101 किलोमीटर दूर एक बहरी कंटेनर को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा कि उसने 3 ड्रोन मार गिराए जो बहरी अहमर में उसके जंगी जहाज़ पर हमला करने जा रहे थे। एक अमरीकी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मीडिया को बताया कि हौसी बागियों के हमले में तकरीबन 5 घंटे तक ये जारी रहे। ये सुबह 10 बजे शुरू हुए। गुज़िश्ता माह हौसी बागियों ने तुर्की से भारत आने वाले जहाज़ को हाईजैक कर लिया था। हौसियों का कहना है कि वो इसराइली जहाज़ों पर हमले जारी रखेंगे। जंग के आगाज़ से लेकर अब तक इसराइल गाज़ा में 10,000 फ़िज़ाई हमले कर चुका है। ये इत्तला इसराइल की दिफाई अफवाज ने दी, जबकि हमास ने कहा कि गाज़ा में हलाकतों की तादाद 15,500 से तजावुज़ कर गई है। साथ ही IDF ने कहा कि उसने हमास के बटालियन कमांडर हातिम खिजारी को हलाक कर दिया। उसने एक बटालियन की क़यादत की थी जिसने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया था। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर से शुरू हो गया है। ये सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। दोनों ऐवानों में 19 दिनों के दौरान 15 इजलास होंगे। जैसे ही आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे, NDA के अरकान पार्लियामेंट ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अरकान पार्लियामेंट ने नारे लगाए, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। इजलास शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म मोदी ने अपोजिशन से अपील की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में हार का गुस्सा ऐवान के अंदर ना निकालें, पार्लियामेंट में मुस्बित बहस होने दें। वहीं लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने बैनर लहरा दिए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ऐवान में प्ले कार्ड नहीं लाए जा सकते, ऐवान कवायद के मुताबिक चलेगा। दूसरी तरफ राज्यसभा ने आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा की मुअत्तली मनसूख कर दी। वो अगस्त 2023 से मुअत्तल थे। इसके लिए बीजेपी MP GVL नरसिम्हा ने तजवीज़ पेश की थी। तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में
पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। मरकजी वजीर मवासिलात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डाकखानों की निजीकारी नहीं की जाएगी और हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। पीर को राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पर बहस का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि कुछ अरकान ने डाकखानों की निजीकारी का खदशा जाहिर किया जो दुरुस्त नहीं है। वैसे ही कई मान्य सदस्यों ने कहा इंटरसेप्शन का जिक्र करते हुए, फ़ोन कंपनी का नाम लेते हुए कहा, मैं उन सबको कहता हूं कि आप अपने फ़ोन चेक कराने के लिए सर्टिन को दे दें, जो बेस्ट से बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट से जांच करेंगे भारत के। आप कहेंगे किसी विदेशी एक्सपर्ट के पास भेजना है तो वो भी कर देंगे, क्योंकि आपको वैसे भी अपने देश पे तो भरोसा रहता नहीं है। आपने तो हमेशा देश को नीचा दिखाने का ही काम किया। अभी एक माननीय सांसद महोदय कह रहे थे कि ये सर्विस अंग्रेजों ने यूनिफाई की। कांग्रेस के माननीय सांसद श्री शक्ति सिंह गोहिल जी ने ओपनिंग में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय डाक की स्थापना की थी। आपके माननीय सभापति जी, कांग्रेस के पूरे माइंडसेट में अंग्रेज और इनके एक परिवार से बाहर कुछ भी नहीं है। मैं तथ्य रखना चाहता हूं कि भारत में पाटलिपुत्र से पर्शिया तक की डाक सेवा आज से करीब 2000 से अधिक वर्षों पहले तक स्थापित है। हम अपनी संस्कृति पे क्यों ना गर्व करें, क्योंकि कांग्रेस की पूरी जो मनोवृत्ति थी वो सारी की सारी कॉलोनियल। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। नॉट यील्डिंग, सॉरी, ही इज नॉट यील्डिंग। मान्य सभापति जी, मान्य सभापति जी, नो, आई विल नॉट अलाउ यू। मान्य सभापति जी, मिस्टर मान्य सभापति जी, मिस्टर गोयल, शक्ति सिंह जी, मान्य सभापति जी, बैठिएगा, प्लीज टेक योर सीट। आपने, इट इज मोस्ट, 1 second, ऑनरेबल मिनिस्टर, 1 second, इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट
that during the day we show discipline and decorum. Now every member here should learn about compliance of rules. Maybe a particular member or a minister is saying something more. मणिपुर में पीर की सुबह 10:30 बजे दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई। ये वाकया म्यांमार की सरहद के साथ कोकी अक्सरियती इलाके टेंगुपाल जिले के लेथु गांव में पेश आया। आसाम राइफल्स के मुताबिक इलाके के एक बागी ग्रुप ने म्यांमार जाने वाले अस्करियत पसंदों पर यह हमला किया। हलाक होने वाले अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी है। 3 दिसंबर को मणिपुर हुकूमत ने कुछ इलाकों को छोड़कर रियासत में मोबाइल इंटरनेट खिदमात 18 दिसंबर तक बहाल कर दी थी। इसके बाद फायरिंग का यह पहला वाकया है। रियासत में रिजर्वेशन को लेकर कोकी और मैती ग्रुपों के दरमियान 3 मई से तशद्दुद जारी है। इन पुरतशद्दुद वाकयात में अब तक 200 अफराद हलाक हो चुके हैं। 50,000 लोग रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। मिजोरम के 40 असेंबली सीटों का रिजल्ट आ गया है। इस बार नई नवेली पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बरसर इख्तिदार मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF को 10 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है। मिजोरम में सबसे बड़ा उलटफेर आइजोल ईस्ट 1 सीट पर हुआ। वहां वजीर आला जोरामथंग इलेक्शन हार गए हैं। कौन दिया ना ठीक है तो লাগিয়ে দিচ্ছে ঘুরতে গেট পেট লাগিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ জিরোটাও নেই এখানে জিরোটাকে হাই হ্যালো বলে দিয়েছি। मिशोंग समुद्री तूफान जो 2 दिसंबर को खलीज बंगाल से शुरू हुआ था 5 दिसंबर की सुबह 12 बजे से पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साहिलों से टकराएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। IMD ने कहा कि तूफान का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में पड़ेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज और तेलंगाना में 5 दिसंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में 5 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इस तरह इस तूफान के असर में तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल है। अब तक 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे पानी भर जाने की वजह से बंद कर दिया गया है। तूफान की वजह से तमिलनाडु के महाबलीपुरम साहिल पर समंदर की सतह तकरीबन 5 फुट बुलंद हो गई है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।